नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम लेसन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी जो सामाजिक विज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसमें कक्षा 6 में इतिहास में आज हम पहले पाठ का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है देश के नाम। देखिए, अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अपने देश के लिए इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग हम करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला। किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये जो इंडस शब्द है इसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो जो ईरान और यूनान है वो हमें देखने हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं। तो ईरान और यूनान जो कि हमें एटलस में देखने हैं, उनका पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। देखिए, इंडिया नाम कैसे पड़ा इसके बारे में बता रहे हैं। जो अपना भारत का ये जो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है, इस हिस्से से क्या होता है कि लगभग 2500 पूर्व ईरानी और यूनानी यहाँ से आए। उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी जो है ना वो आए, और सिंधु नदी भी यहीं से बहती है। तो उन्होंने क्या किया, सिंधु जो नदी थी उसको कहा उन्होंने हिंदोस या फिर इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित ये जो नदी यहाँ से बह रही है और इस नदी के जो पूर्व का जो हिस्सा था उस भूमि प्रदेश को इन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। तो इस तरह से इंडिया नाम किन ने? ईरानियों और यूनानियों ने इंडिया नाम इसको दिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। और जो भारत नाम का प्रयोग है ये भी उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे, जो भारत का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा था उसमें रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो इस शब्द का जो जिक्र बात करें, किसके भारत नाम की बात करें, तो क्या है कि संस्कृत का जो वेद है ऋग्वेद, संस्कृत में 4 वेद हैं। वेद हमारे प्राचीन पुस्तकें माने जाती हैं। सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद माना जाता है और वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद कितने हैं? 4 हैं, सामवेद और अथर्ववेद। अब सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है इसमें ऋग्वेद। अब कि अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। काफ़ी तरीके होते हैं अतीत के बारे में जानने के, और एक तरीका उसमें ये बता रहे हैं कि पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि पांडुलिपि क्या होते हैं? जो हाथ से लिखा जाता है, हस्तलिखित, उसको बोलते हैं पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द क्या है कि अंग्रेजी में जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि का तात्पर्य हस्तलिखित। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द किससे बना है? लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। तो यहाँ पर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न ये पूछे जाते हैं। पांडुलिपि का प्रश्न आता भी है कि पांडुलिपि क्या होता है? हस्तलिखित। पांडुलिपि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द किससे निकला है? लैटिन भाषा से। किस लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? मैन्यू से निकला है, और मैन्यू का अर्थ क्या होता है? हाथ। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र,
वृक्ष के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उन बड़े बड़े पत्तों के ऊपर ये लिखी जाती थी पहले, क्योंकि कागज़ का उस समय आविष्कार नहीं था। तो क्या करते थे, बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, उन पत्तों के ऊपर इन पुस्तकों को लिखा जाता था। अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। देखिए क्या होता है, एक भोजपत्र होता है, और भोजपत्र कैसे तैयार करते थे, ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार होने के कारण इसको भोजपत्र बोलते थे। उसको उसकी लुगदी बना करके इस तरह से उसको तैयार करते थे कि उसके ऊपर कुछ लिखा जा सके। तो ये दो तरीके होते थे लिखने के लिए, ताड़पत्र पर लिखते थे, और या फिर भोजपत्र जो भुर्ज वृक्ष की छाल से एक लुगदी बना करके उसका एक इस तरह से एक तैयार करते थे कि उसके ऊपर लिखा जा सके। तो ये यहाँ थोड़े से पॉइंट जो है वो मेन है कि पांडुलिपि आ गया। पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द किस भाषा से निकला है, लैटिन भाषा के मैन्यू शब्द से निकला है, और मैन्यू का अर्थ क्या होता है, हाथ होता है। यहाँ भी एक तथ्य देखिए क्या लिखा हुआ है कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये पांडुलिपि का नीचे पृष्ठ दिखाया, उसके बारे में बताया गया कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कितने, 1000 वर्ष पहले। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो भुर्ज वृक्ष की छाल से बनी ये पांडुलिपि यहाँ पर ये भोजपत्र जो वो दिखाया हुआ है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। आगे देखिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। तो क्या होता था कि पहले पांडुलिपियाँ जो लिखते थे वो मंदिरों में, विहारों में रखी जाती थी। बहुत सी पांडुलिपियाँ जिनको कीड़ों ने खा लिया, नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ उपलब्ध होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। तो जो हमारे प्राचीन जो काव्य, महाकाव्य जो मिलते हैं, कविताएं जो नाटक मिलती हैं, वो संस्कृत में भी मिलते हैं और प्राकृत भाषा में और तमिल भाषा में भी मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग उस समय अपनी बोलचाल में करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। तो क्या होता था कि जब शासक लड़ाइयाँ लड़ते थे और अपनी विजय हासिल करने के बाद वो कुछ अभिलेख यादगार के लिए कुछ ऐसे पत्थर लगवा देते थे ताकि लोग उनको पढ़ सकें। लगभग ये देखिए इधर एक फैक्ट दिया हुआ एक पॉइंट है कि लगभग 2250 वर्ष पूर्व, क्या है, 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख दिखाया हुआ है एक, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। 2250 वर्ष पूर्व का ये एक अभिलेख है जो कि अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के किस शहर से, कंधार शहर से इसको प्राप्त किया था। अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया। तो ये जो अभिलेख उत्कीर्ण किसने करवाया था, जो अशोक शासक हुए हैं उन्होंने ये अभिलेख लिखवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। तो कक्षा जो अपना अध्याय 8 उसमें हम इसमें पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। देखिए किसी भी भाषा जो होती है उसको लिखने का जो ढंग होता है वो होती है लिपि। ये जो अक्षर लिखे हुए ये क्या है, लिपि में ही लिखे हुए हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख
इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो यहाँ पर भी एक ये मेन पॉइंट, ये फैक्ट बनता है, ये जो अभिलेख 2250 वर्ष पूर्व, 2250 वर्ष पूर्व का है, कहाँ से मिला है? कंधार से मिला है, अफ़गानिस्तान से। किसने लिखवाया था? अशोक ने लिखवाया था। और अब इसकी खासियत एक और देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये किस भाषा में लिखा हुआ है, किस लिपि में ये लिखा हुआ है? तो यूनानी तथा अरामेइक नामक दो लिपियों, भिन्न लिपियों में ये लिखा हुआ है। तो कंधार से प्राप्त या अफ़गानिस्तान से प्राप्त जो अभिलेख है 2250 वर्ष पुराना अशोक का, वो यूनानी और अरामेइक लिपि का अभिलेख है। अब देखिए, अब आगे, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर स्तर पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसा करवाने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो कठिनाइयाँ तो उस समय आती थी क्योंकि बड़ी मुश्किल से लिखे जाते थे। अभी तो आजकल तो मशीनों का प्रचलन हो चुका है, उस समय ऐसा भी नहीं था। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद क्या होता है? कि जो वस्तुएं अतीत में बनी थी, जो अतीत में बनी हुई है, जैसे ये भी बात करें हम, ये अभिलेख है, पांडुलिपियाँ हैं, ताड़पत्र हैं, जो भी अतीत में बने थे, और इन वस्तुओं का जो व्यक्ति अध्ययन करता है वो कहलाता है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं? नई नई चीज़ों को खोजने के लिए जहाँ खुदाई करने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ खुदाई, कुछ नया नया खोजते रहते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। यहाँ पर भी एक देखिए, एक फैक्ट क्या लिखा हुआ है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। ये जो पात्र दिखाए हुए हैं इनका प्रयोग, एक पुराना चांदी का सिक्का, ये देख सकते हैं, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में ये सिक्का कैसे भिन्न है? देखिए, ऐसे सिक्के लगभग 2500 2500 वर्ष पूर्व इनका प्रयोग होता था। इन पात्रों का भी प्रयोग प्राचीन काल में होता था, लगभग 4700 वर्ष पूर्व। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। किनको? जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों की अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब आगे देखिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं कि पांडुलिपि, अभिलेख तथा जो पुरातत्व से जो ज्ञात जानकारी मिलती है उसके लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये चीज़ें उस स्रोत से प्राप्त हुई है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार कौन होता है? इतिहासकार होता है अतीत का अध्ययन करने वाला। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब किसी चीज़ का स्रोत हमें प्राप्त हो जाता है तो हम जो अतीत, जो बीता हुआ समय, उसके बारे में पढ़ने में थोड़ा सा रोचक हो जाता है, वो रोचक नहीं लगता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, अतीत एक या अनेक। अतीत क्या है कि अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। देखिए, अतीत, अनेक या फिर एक, इस विषय की बात करें तो पुस्तक का शीर्षक के अनुसार ये बता रहे हैं। हमने देखा था कि हमारे अतीत, हमारे शब्द भी बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है कि हमारे अतीत।
तो अतीत शब्द का प्रयोग यहाँ पर किसके लिए है? बहुवचन के लिए है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, क्योंकि उस समय जो पशुपालक थे, जो कृषक थे, जो व्यापारी वर्ग था, जो राजा रानी थे, उनका जीवन भिन्न भिन्न होता था उस समय। आज भी होता है ऐसा, लेकिन उस समय भी था। जैसा कि आज हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो इस तरह के जो भेद थे वो अतीत में भी विद्यमान होते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो हमने आज यहाँ तक पढ़ा, और आगे का जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे तिथियों का मतलब। छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे तो पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप बोर नहीं होंगे। तो इसीलिए आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, ये पार्ट इसका सेकंड हो गया, और इसके बाद तीसरे पार्ट में हम इस पार्ट को कवर कर लेंगे, और उसके बाद बीच में आए हुए तथ्यों का भी साथ साथ हम वीडियो बनाएंगे। नर्मदा नदी के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर, सिंधु नदी तंत्र, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ते जाएंगे। एक भी वीडियो आप मिस ना करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपकी मिस ना हो, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।